Yes, hello all. My name is Swapnil Shah, and my firm Finoglobin Financial Services is a AMFI registered mutual fund distributor company. And today's topic is a very interesting structured product in mutual fund. And why I say interesting is because ये product है जो stocks में invest करता है, derivatives में invest करता है, इक्विटी टैक्सेशन है, फिर भी जो उसका रिस्क प्रोफाइल है, इट्स अ वेरी सेफ प्रोडक्ट, मे बी अ वेरी सिमिलर टू अ लिक्विड फंड. एंड this session is an educational purpose session. We're not recommending any product per se. सो एंड हमारे साथ डिस्कस करने के लिए एक दिग्गज फंड मैनेजर है, who manages a lot of funds from the Edelweiss set of equity funds. I think more than 40,000 crores is what Mr. Bhavesh Jain manages. Uh, ये product is called arbitrage fund, and this product is quite popular in a lot of high net worth individuals and corporates. And the fact that ये product is almost 2,40,000 crores pan India, and Edelweiss Fund Management team manages almost 12,500 crores, and Mr. Bhavesh Jain is the fund manager who looks after this Edelweiss Arbitrage Fund. So first, let me introduce to Mr. Bhavesh Jain. He is the co-head and factor investing at Edelweiss Mutual Fund. Bhavesh started his career with Edelweiss AMC in January 2008 and has over more than 16 years of rich experience in financial markets. He's joined in the low risk trading team, which is responsible for looking at arbitrage between the SGX Nifty, which is now a GIFT Nifty, and NSE Nifty, along with normal cash and future and index arbitrage. Today, he is a fund manager at Edelweiss, managing several funds which are part of the risk-adjusted return strategies, in addition to the ETFs which he manages. Bhavesh is Masters in Management Studies in Finance from NL Dalmia Institute, Mumbai University, and he strongly believes that one should keep it simple, honest, and most importantly, real. So thanks a lot, Bhavishji, for sparing time and interacting with us today. Let me begin with a very basic and a very simple question. Arbitrage fund hota kya hai? Okay, and then we move forward. Good evening, and thanks for having me over here. आर्बिट्राज सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स या बहुत डिफिकल्ट कुछ होगा, बट एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी होती है आर्बिट्राज। यानी आप सेम चीज एक जगह पे बाय कर रहे हो और एक जगह पे सेल कर रहे हो, और जो बाय और सेल प्राइस के बीच का जो गैप है वो मार्जिन आप विदाउट एनी रिस्क आप कमा रहे हो। जैसे नॉर्मली अगर आप कोई भी रिटेल शॉप में जाते हो, रिटेलर क्या करता है, होलसेलर से कोई चीज 100 रुपए में ले रहा है, आपको 105 रुपए में बेच रहा है। वो चीज की क्वालिटी, उस चीज का यूज, वो चीज का मैन्युफैक्चरिंग से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने होलसेलर से 100 रुपए में लिया, आपको 105 रुपए में बेच दिया। 5 रुपया बीच में उसका मार्जिन है, ये 5 रुपया उसका प्रॉफिट हो गया। सेम चीज हम जब आर्बिट्राज फंड की बात करते हैं, तो आर्बिट्राज एज ए स्ट्रैटेजी में भी वही होता है। दो अलग मार्केट जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक जगह पे हम बाय करते हैं, एक जगह पे सेल करते हैं। तो दैट मार्केट आर एक एनएससी इक्विटी सेगमेंट और एनएससी का डेरिवेटिव सेगमेंट, जिसको हम एफएनओ सेगमेंट कहते हैं। तो हम लोग इक्विटी में शेयर्स खरीदते हैं और फ्यूचर में उसी स्टॉक्स का फ्यूचर बेच देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैंने रिलायंस खरीदा 1250 रुपए में, रिलायंस का फ्यूचर सेम टाइम पे मैंने 1260 रुपए में बेच दिया। तो कैश में, इक्विटी में जो आप नॉर्मल बाइंग करते हैं, मैंने 1250 में ले लिया, फ्यूचर में मैंने 1260 में बेच दिया। ये 10 रुपए का जो गैप है, रिलायंस अब चाहे 1500 रुपया हो जाए, रिलायंस चाहे 1000 रुपया हो जाए, या रिलायंस 1250 का 1250 रहे, मेरा ये 10 रुपए का प्रॉफिट 10 रुपए का 10 रुपया ही रहेगा। ना ये 10 का बढ़ के 12 होगा, ना ये 10 का घट के 8 होगा। मेरा प्रॉफिट जो कैश और फ्यूचर के बीच में जो स्प्रेड है वो फिक्स्ड हो जाता है। इसीलिए आर्बिट्राज को एक फिक्स्ड इनकम फंड का भी वेरिएंट कहा जाता है। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट बोलते हो तो आपके एफडी पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। जैसे आप फिक्स्ड इनकम स्कीम बोलते हो तो वहां पे आपके डेट के जो पेपर्स आप खरीदते हो उस पे कूपन फिक्स होता है। सिमिलरली आर्बिट्राज, जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि टैक्सेशन वाइज इक्विटी प्रोडक्ट है, लेकिन ये एक फिक्स्ड इनकम का ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट फिक्स होता है। Okay. कैश और फ्यूचर के बीच का जो गैप है वो मेरा प्रॉफिट है।
इक्विटी में जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो उसकी कोई मेच्योरिटी नहीं होती। आपने एक बार रिलायंस का शेयर खरीद लिया, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हमेशा के लिए उसको बाय करके होल्ड कर सकते हो। लेकिन जब आप फ्यूचर में, जो हम डेरिवेटिव कहते हैं, फ्यूचर में जब आप रिलायंस का फ्यूचर जब बेचते हो, उसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट, जो नॉर्मली होती है हर महीने का आखिरी गुरुवार, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। ये आपकी एक्सपायरी होती है। उस दिन आपका, जैसे भी हम जनवरी में है, तो 30 जनवरी आखिरी थर्सडे है जनवरी महीने का। 30 जनवरी को जनवरी महीने के सारे फ्यूचर एक्सपायर हो जाएंगे। ये एक्सपायर किस प्राइस पे होंगे? तो 30 जनवरी को जो इक्विटी सेगमेंट की क्लोजिंग रहेगी उस पे ये एक्सपायर हो जाएंगे। तो ओके। जैसे हमने हमारे पहले एग्जांपल में लिया था, आपने रिलायंस 1250 में खरीदा और 1260 में उसका फ्यूचर बेचा। अब एक एग्जांपल के लिए आप सोचोगे कि 30 तारीख को रिलायंस में बहुत तेजी हो गई और रिलायंस का प्राइस 1250 से बढ़ के 2000 रुपये हो गया। ओके। तो आपने इक्विटी में स्टॉक खरीदा था 1250 में, वो हो गया 2000, आपको उस पर 750 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन सामने आपने फ्यूचर बेचा था 1260 में, और जैसा मैंने कहा लास्ट थर्सडे को उसका प्राइस भी इक्विटी का क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि 2000 रुपया है। तो आपने 1260 में कोई चीज बेची थी, आपको 2000 में वो खरीदनी पड़ेगी, आपका नुकसान हो रहा है 740। तो यहाँ पे आपका फाइनल पीएनएल क्या होगा? इक्विटी में 750 रुपए का प्रॉफिट, फ्यूचर में 740 रुपए का लॉस, नेट पीएनएल 10 रुपए। तो जो हमने स्टार्टिंग में कहा था, रिलायंस चाहे 1200 वाला 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, आपका प्रॉफिट 10 रुपए का 10 रुपया ही रहेगा। उसी का दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, रिलायंस 1250 से हो गया समझो 1000 रुपया। आपने इक्विटी 1250 में खरीदा था, वो 1000 हो गया, आपका 250 रुपए का नुकसान है। सामने आपने फ्यूचर बेचा था 1260 में, वो आप 1000 रुपए में खरीदोगे, आपका 260 रुपए का प्रॉफिट है। फिर से आपका फाइनल पीएनएल क्या हो गया? इक्विटी में 250 रुपए का नुकसान, फ्यूचर में 260 रुपए का प्रॉफिट, दोनों जोड़ के देखोगे फिर से आपका प्रॉफिट आया 10 रुपए। यानी कि रिलायंस 50% ऊपर चला जाए, 50% नीचे चला जाए, या वही का वहीं पे रहे, आपका प्रॉफिट फिक्स है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं आर्बिट्राज स्प्रेड। जो ओके। नॉर्मली फिक्स्ड इनकम में इंटरेस्ट होता है या कूपन होता है, उसी तरीके से यहाँ पे स्प्रेड होता है, और आपका स्प्रेड फिक्स है 10 रुपए। तो ये होती है आर्बिट्राज की स्ट्रैटेजी। इसको भले टैक्सेशन वाइज ये इक्विटी प्रोडक्ट है, लेकिन इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक एक फिक्स इनकम फंड की तरह है। नॉर्मली फिक्स इनकम फंड में जैसे आप देखते हो, आपका कभी भी कैपिटल लॉस नहीं होता। यहाँ पे भी नॉर्मली अगर आप पूरा महीना होल्ड करते हो, लास्ट थर्सडे को दोनों का प्राइस कन्वर्ज होगा, आपका लॉस कभी नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका स्प्रेड ओके। है। इसलिए ये एक फिक्स्ड इनकम का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आर्बिट्राज एज अ प्रोडक्ट। ओके। सो एज अ फंड मैनेजर आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे पॉजिटिव या निगेटिव व्यू कुछ मायने नहीं रखता। व्हाट मैटर्स इज स्प्रेड। आपको स्प्रेड मिलना चाहिए, कैश और फ्यूचर में प्राइस में स्प्रेड होना चाहिए, और फ्यूचर का प्राइस ये प्रीमियम पे होना चाहिए। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, राइट? प्रीमियम दो। ओके। परफेक्ट परफेक्ट। तो और ये यहाँ पे हम लोग नाम देखते ही नहीं है, हमारे लिए स्टॉक का स्प्रेड ही मायने रखता है। तो चाहे वो इन्फोसिस हो या इन्फीबीम हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या हिंडाल्को हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। चाहे वो टीसीएस हो या टाटा स्टील हो, स्टॉक के नाम से कोई लेना नहीं है। कैश और फ्यूचर में जो स्प्रेड है, वही स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। ओके। ओके। और ये सिर्फ कैश और फ्यूचर में होता है या दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप कर सकते हो आर्बिट्राज? थियोरेटिकली अगर आप देखोगे किसी भी दो मार्केट में, अगर प्राइस डिफरेंस है, या सेम मार्केट में दो अलग जगह पे प्राइस डिफरेंस है, जैसे आपने जनवरी का फ्यूचर या फरवरी का बेच दिया, उसमें भी आपको गैप मिल सकता है। कैश टू कैश एनएससी में सस्ता चल रहा है, बीएसई में महंगा चल रहा है, वो भी एक आर्बिट्राज है। फिर इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट वर्सेस इंडेक्स, 12 स्टॉक्स आपने ले लिए और सामने बैंक निफ्टी का फ्यूचर बेच दिया, वो भी एक आर्बिट्राज है। तो थियोरेटिकली बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट इस ट्रेड में जहां तक आर्बिट्राज फंड की बात है, वहां पे ज्यादातर ट्रेड, ऑलमोस्ट 95% टू 99% ट्रेड जो होते हैं, वो कैश में बाय और फ्यूचर में सेल होते हैं। बहुत रेयरली फ्यूचर टू फ्यूचर ट्रेड होता है, और इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट वर्सेस इंडेक्स फ्यूचर का ट्रेड कोई नहीं करता। ओके। ओके। सो आपने बहुत बार ये चीज रिपीट की कि ये फिक्स्ड इनकम का ऑल्टरनेटिव है। सो कैन वी वेरी सेफली से कि अगर कोई आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करता है, मान लो 3 मंथ्स एंड अबव, तो लॉस होने का चांसेस बहुत कम है या नहीं है, इवन दो वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है? कैन वी से दैट? यस। सो अगर आप देखोगे, हमारा फंड 2014 से है, और इंडस्ट्री का पहला आर्बिट्राज फंड 2005 से है। यानी कि ऑलमोस्ट 19 साल 20 साल की लाइव हिस्ट्री इंडस्ट्री की, और 10 से 11 साल की हिस्ट्री हमारे फंड की है। इसमें हमने 2008 का लिमन ब्रदर क्राइसिस देखा है, 2011 का यूरोपियन क्राइसिस देखा है,
2016 में डिमोनेटाइजेशन, 2020 में कोविड, 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर और यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ना, बहुत सारे इवेंट देखे जिसमें इक्विटी मार्केट 5% से लेके 50% का डाउनफॉल हमने देखा है। और उसी के सामने हमने ऑलमोस्ट 100 से 150% की रैली कोविड के बॉटम से लेके अभी तक की देखी हुई है। बुल मार्केट, बेयर मार्केट, दोनों ही सिनारियो में अगर आप 3 महीने या उससे ज्यादा रुके हो, आज तक किसी भी आर्बिट्राज फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। एक महीने में भी बहुत रेयरली आपको नेगेटिव रिटर्न देखने मिला होगा, जैसे कि कोविड के टाइम पे हो गया, या जब किसी जैसे 2018 में जब आईएलएफएस डीएचएफएल जैसे बॉन्ड में डिफॉल्ट हो गया था, तो किसी म्यूचुअल फंड के पास अगर वो बॉन्ड थे तो उनके रिटर्न नेगेटिव हो गए। उसके अलावा जो हम बोल सकते हैं कि एक्सेप्शनल इवेंट, उसके अलावा आज तक किसी भी आर्बिट्राज फंड ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये पूरा 100% सिर्फ आर्बिट्राज में या मतलब कैश एंड फ्यूचर में करता है, या इट ऑल्सो इन्वेस्ट इनटू डेट मार्केट? और वो कहाँ पे करता है? अगर डेट में करता है तो कहाँ पे एग्जैक्टली इन्वेस्ट होता है? तो नॉर्मली अगर आप देखोगे टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 65% इक्विटी में रहना चाहिए, यानी कि मिनिमम 65% का आपको आर्बिट्राज करना पड़ेगा टू गेट इक्विटी टैक्सेशन। अब 65 वाला आप 70, 75, 80, थ्योरेटिकली 100 भी जा सकते हो, लेकिन चैलेंज क्या आएगा? जब आप इक्विटी में स्टॉक खरीदते हो आपको पूरे पैसे भरने होते हैं, जब आप फ्यूचर बेचते हो आपको मार्जिन भरना होता है। और वो मार्जिन के लिए आपको जो एलिजिबल सिक्योरिटीज है, जो एनएससी की लिस्ट में अप्रूव्ड लिस्ट में रहती है, वो सिक्योरिटी आपको एक्सचेंज के पास देनी होती है एज अ कोलैटरल मार्जिन। और इसीलिए सारे आर्बिट्राज फंड 20 से 25% अपने एयूएम का डेट में रखते हैं। डेट में हाई क्वालिटी ट्रिपल ए रेटेड पेपर लिए जाते हैं, ज्यादातर लोग जीसेक और टीबिल लेते हैं। और कुछ लोग अपने म्यूचुअल फंड की, जैसे लिक्विड फंड हो गया, मनी मार्केट फंड हो गया, उन्हीं स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एज अ कोलैटरल उसको एक्सचेंज के पास प्लेस करते हैं, जिसके अगेंस्ट एक्सचेंज आपको मार्जिन देता है, ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर बेच सकते हो। सो नॉर्मली 70-75% के बीच में कैश फ्यूचर आर्बिट्राज होता है, और 25 से 30% के आसपास कैश प्लस डेट होता है। कैश भी रखना होता है क्योंकि आप फ्यूचर में मार्केट, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर चला गया तो आपकी शॉर्ट पोजीशन पे आपको मार्क टू मार्केट पे करना होता है, तो आप कोई रिडेम्पशन में भी आपको पैसा पे करना होता है। तो आप नॉर्मली 3 से 4% कैश में बैठे हो या पेपर लेके बैठे हो, 20-25 ट्रिपल ए डेट लेते हो। नॉर्मली इसमें जो क्लाइंट आता है वो ऐसे लिक्विड के ऑल्टरनेटिव दिख के यहाँ पे आता है, तो ड्यूरेशन भी लोग इसमें काफी कम चलाते हैं। इसमें कोई 10 साल 20 साल का जीसेक लेके नहीं बैठे रहते। लोग नॉर्मली इसमें 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन वाला टी बिल या कोई शॉर्ट टर्म सीपी सीडी ये सब चीजें ही लेके रखते हैं। ओके, ओके। और इसमें बाय एनी चांस सर ऐसे कभी होता है क्या कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू नो कि आपको कितना स्प्रेड मिल रहा है? फॉर एग्जांपल से 60 बेसिस पॉइंट्स का स्प्रेड मिल रहा है, एंड बाय द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल रिटर्न वो 60 बेसिस पॉइंट के हिसाब से ना आते हुए कुछ अलग आए, मे बी उससे ज्यादा है या उससे कम है, ऐसा कोई चांसेस होते हैं क्या? यस, तो अगर आप देखोगे नॉर्मली अगर मैं लिक्विड फंड के साथ में 25 पॉइंट का स्प्रेड है, 30 दिन का महीना है, तो लिक्विड में आपको हर दिन 2-2 पैसा मिलेगा। 30 दिन में वो आपका 60 बेसिस पॉइंट हो गया। लेकिन आर्बिट्राज में क्योंकि कैश का मार्केट अलग चलता है, फ्यूचर का मार्केट अलग चलता है, लास्ट गुरुवार को दोनों भले कन्वर्ज हो जाए, लेकिन पूरे महीने दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए आपके रिटर्न लीनियर नहीं होते। किसी दिन आपकी एनएवी पॉजिटिव होती है, किसी दिन आपकी एनएवी नेगेटिव होती है, और कभी आपको है कि आपके रिटर्न 25%, 30%, 50% पॉजिटिव दिख रहे हैं एनुअलाइज रिटर्न, और कभी 20%, 25% नेगेटिव भी दिखते हैं एनुअलाइज रिटर्न। लेकिन अगर आप पूरा महीना रुकते हो तो आपके रिटर्न कभी भी नेगेटिव नहीं दिखते। लेकिन फिर भी 60 बेसिस पॉइंट का 60 बेसिस पॉइंट पूरा नहीं आता, क्योंकि आप आपकी सारी पोजीशन जीरो नहीं करते हो। आप क्या करते हो? रोल ओवर करते हो। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, इस तरीके से आप आपकी डेरिवेटिव की पोजीशन को रोल ओवर करते हो। और जो डेरिवेटिव की पोजीशन जब आप रोल ओवर करते हो, उसका मार्क टू मार्केट, उसकी जो मार्किंग आती है वो कभी आपके फेवर में आती है, कभी आपके अगेंस्ट में आती है, और कभी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल हो गई तो 60 का 60 बेसिस पॉइंट पूरा मिलेगा। कभी अगले महीने की मार्किंग आपके फेवर में आ गई तो आपको करंट महीने में 60 के बदले 65 बेसिस पॉइंट मिल जाएंगे। और कभी मार्किंग आपके अगेंस्ट में चली गई तो 60 के बदले 50 या 55 बेसिस पॉइंट भी मिलेंगे। लेकिन 2 महीने जब जोड़ के देखोगे 60 + 60 120 आपको मिल जाएगी। लेकिन वो हो सकता है 55-75 हो या 75-55 हो, मिलेगी 120 बेसिस पॉइंट ही 2 महीने में।
लेकिन लीनियर नहीं रहेगी, किसी महीने में ज्यादा किसी महीने में कम, प्योरली बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट। इसीलिए हम लोग कहते हैं आइडियली जब आप आर्बिट्राज में आते हो आप मिनिमम 3 से 6 महीने के होराइजन से आओ, सो दैट ये जो मार्क टू मार्केट की वोलाटिलिटी है ये एवरेज आउट हो जाए, किसी महीने में आपके फेवर में आए किसी महीने में आपके अगेंस्ट जाए। सो ओवर 3 मंथ 6 मंथ पीरियड ये एवरेज आउट हो जाती है और आपको मिनिमम वोलाटिलिटी के साथ में आप एग्जिट कर सकते हो। सो इन दैट केस 3 to 6 months रहता है, तो लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड है उससे कैन वी एक्सपेक्ट पोस्ट टैक्स रिटर्न्स विल बी 0.5% और 1% हायर देन लिक्विड फंड? इज दैट अ यस पॉसिबिलिटी? यस यस, अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न देखोगे इन अ बुल मार्केट सिनेरियो, जैसे लास्ट 6 महीने पहले सभी समझो मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो गया, इसके पहले वी वर इनटू अ बुल मार्केट, वन वे बुल मार्केट। राइट। इन अ बुल मार्केट आपको आर्बिट्राज के रिटर्न लिक्विड प्लस 100 150 बेसिस पॉइंट भी मिलते हैं। और नॉर्मल सिनारियो में जहाँ पे ना मंदी है ना तेजी है, नॉर्मल मार्केट चल रहा है, साल के 10 12% के रिटर्न आपके बन रहे हैं निफ्टी में, तो उस साल में आर्बिट्राज में भी आपको इंटरेस्ट रेट के आसपास के रिटर्न बनते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट अभी समझो हम लोग बोलेंगे कि 7% के आसपास है, आर्बिट्राज फंड के रिटर्न भी 7% के आसपास हो गए। कोविड के टाइम पे जब इंटरेस्ट रेट 4 5% पे चले गए थे, आर्बिट्राज के रिटर्न भी 4 5% चले गए थे। 2014 15 में जब लिक्विड फंड के रिटर्न 9% हो गए थे, आर्बिट्राज फंड के रिटर्न भी 9% हो गए थे। यानी कि इन नॉर्मल सिनारियो रिटर्न ऑफ आर्बिट्राज फंड विल ऑलवेज बी इक्वल टू रिटर्न ऑफ लिक्विड फंड। लेकिन टैक्सेशन का जो एडवांटेज है दैट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिट यू विल गेट। लिक्विड भी साथ दे रहा है, आर्बिट्राज भी साथ दे रहा है, लिक्विड पे आप आपका फुल टैक्स भरोगे जो कि नॉर्मली एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट के लिए 30 से 35% होता है। 7% के रिटर्न इफेक्टिवली उनके लिए 5 के आसपास हो जाते हैं। जबकि आर्बिट्राज में अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी भरते हो, 7% के रिटर्न फिर भी 5.5% रहते हैं। सो इजिली यू गेट 50 to 100 बेसिस पॉइंट ओवर एंड अबव what you get in liquid fund on a post tax basis. एंड नाउ आपने बताया कि लिक्विड फंड के आर्बिट्राज के रिटर्न्स आर इन लाइन विद द लिक्विड फंड रिटर्न। सो इफ आरबीआई टुमारो सपोज कट्स रेट्स, सो उसका इम्पैक्ट आप बोल रहे हो कि आर्बिट्राज फंड के रिटर्न्स पे भी आएगा गोइंग अहेड एज एंड व्हेन दे कट द रेट? Yes, लॉन्ग टर्म में बोथ विल मूव हैंड इन हैंड, बट शॉर्ट टर्म में जैसे एक महीने में हो सकता है कि आरबीआई ने रेट कट फरवरी में किया, पर आपके फरवरी और मार्च के रिटर्न अच्छे रहे, अप्रैल से आपके रिटर्न लिक्विड फंड के इनलाइन आ जाएंगे। ओके। क्योंकि बाकी की चीज जैसे मैंने कहा, एक होता है इंटरेस्ट रेट के साथ में चलना, दूसरा होता है इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया तो शायद इक्विटी मार्केट का सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग फ्यूचर बाय करने के लिए आए, ज्यादा से ज्यादा लोग फ्यूचर में लेवरेज करने के लिए आए। सो डिमांड फ्यूचर की बढ़ जाएगी, आप सप्लायर हो फ्यूचर के, आपको बेटर प्राइस मिलेगा। ओके। तो एक महीने के लिए 1.5 महीने के लिए हो सकता है शायद रिटर्न्स दोनों साथ में ना चले, लेकिन जैसे आप 3 महीने 6 महीने का रिटर्न जोड़ के देखोगे, रिटर्न विल बी इन लाइन विद रिटर्न ऑफ लिक्विड फंड। तो ओके। जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट कट होगा, 3 महीने 6 महीने में आर्बिट्राज के भी रिटर्न उसके आसपास में नीचे आ जाएगी, उतने उसके से करीब आ जाएगी। ओके। ओके। ऑन एज एंड व्हेन जो आपका कैश होल्डिंग में स्टॉक्स है, एज एंड व्हेन दैट स्टॉक डिक्लेयर्स अ डिविडेंड और कोई बोनस या स्प्लिट आता है, इज दैट अ न्यूट्रल इवेंट फॉर द आर्बिट्राज फंड और डज इट एक्ट पॉजिटिवली और निगेटिवली, कैसे होता है? बोनस बोनस स्प्लिट इज न्यूट्रल इवेंट, जो जो ट्रीटमेंट इक्विटी में होता है वही ट्रीटमेंट फ्यूचर में भी हो जाता है। डिविडेंड इज स्लाइटली ट्रिकी। अगर डिविडेंड यील्ड 2% से कम है, सो इट इज एन एडवांटेज टू आर्बिट्राज फंड। जैसे हमारा ही अगर फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, 1250 में रिलायंस खरीदा, 1260 में रिलायंस का फ्यूचर बेच दिया, ये ट्रेड हमने कर दिया। अब रिलायंस ने आके 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, विच इज लेस देन 2%। आप इक्विटी शेयर होल्डर हो क्योंकि आपने इक्विटी में शेयर खरीद के रखा है, आपको ये 10 रुपए डिविडेंड मिलेगा। पर फ्यूचर जो आपने शॉर्ट किया है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो आपको ये 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। 10 रुपया स्प्रेड का 1250 से 1260 प्लस 10 रुपया डिविडेंड का एक्स्ट्रा मिल गया। सो यू आर एट एन एडवांटेज इफ डिविडेंड इज लेस देन 2%। लेकिन यही अगर रिलायंस ने आके 30 रुपया डिविडेंड अनाउंस किया रहता, तो इक्विटी में भी 30 रुपए का कट आता था, फ्यूचर में भी 30 रुपए का कट आता था। सो मोर देन 2% इज न्यूट्रल, क्योंकि इक्विटी एंड डेरिवेटिव बोथ विल गेट सिमिलर ट्रीटमेंट। लेस देन 2% आर्बिट्राज फंड को हमेशा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि आपको डिविडेंड जो मिलेगा दैट विल बी ओवर एंड अबव योर स्प्रेड विच यू व्हाट यू हैव कैप्चर्ड, सो आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे जनवरी फरवरी में, बिकॉज गवर्नमेंट का बजट अनाउंस होने वाला रहेगा, उसके पहले उनको जो भी आपका फिस्कल मैथ्स ठीक करना होता है, तो बहुत सारे पीएसयू कंपनीज के आप देखोगे जनवरी और फरवरी में डिविडेंड आते हैं। एचपीसीएल, बीपीसीएल, कोल, सेल, ओएनजीसी, ऑयल, ये सारी कंपनीज अभी लास्ट अगले 1 1.5 महीने में आप देखोगे तो बैक टू बैक डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो नॉर्मली आप देखोगे जैन फेब मार्च में एक, क्योंकि पीएसयू कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती है उसके लिए। सेकंड, बजट में जो भी चेंजेस होते हैं वो नॉर्मली 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होते हैं। तो उसके पहले, जैसे कि पहले डिविडेंड पे टैक्स नहीं था, फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1 अप्रैल से डिविडेंड विल बी क्लब टू योर इनकम,
तो बहुत सारी कंपनी ने मार्च में डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज है। थर्ड, बजट में हमेशा कुछ ना कोई अच्छा अनाउंसमेंट और कुछ ना कुछ नेगेटिव अनाउंसमेंट आता है, तो मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हायर द वोलेटिलिटी बेटर इट इज फॉर आर्बिट्राज फंड, क्योंकि आपको आर्बिट्राज में एंटर करना और एग्जिट करना दोनों का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इन वोलेटाइल मार्केट, तो वो भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। फोर्थ, मार्च एंड में नॉर्मली बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेजरीज रिडेम्पशन कर लेती है, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट काफी स्पाइक हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट और आर्बिट्राज के स्प्रेड्स का काफी अच्छा कोरिलेशन है। जैसे ही वो लिक्विडिटी टाइटनिंग का सिनारियो आता है, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाते हैं, तो 30% हमारे पोर्टफोलियो का भी डेट में होता है, जैसा मैंने कहा, तो वहां पे भी आपको बेटर यील्ड मिलती है। प्लस स्प्रेड भी इंटरेस्ट रेट के साथ में एक्सपांड होते हैं। तो इसीलिए जैन फेब मार्च अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, अगर मैं साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड करूं, जैन फेब मार्च के रिटर्न बाकी के तीनों क्वार्टर से ऑन एन एवरेज 50 से 70 बेसिस पॉइंट बेटर रहते हैं। Oh, that's quite interesting to know. एंड मार्केट के अलग अलग जो फेज होते हैं, बुल फेज हो गया, बेयर फेज हो गया, या मार्केट साइडवेज, तो इसमें से कौन सा फेज ज्यादा फेवरेबल होता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करने के लिए? इज दैट अ बुल फेज ओनली विच इज गुड फॉर हिम? So only bear market is not suitable for arbitrage. When I say bear market, correction of 10, 15, 20% is not good for arbitrage. But bullish market and a volatile market, these two are the best case scenario for arbitrage. बुल मार्केट तो जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग बुलिश है तो बहुत सारे लोग फ्यूचर खरीदने आएंगे। आप फ्यूचर के सप्लायर हो, फ्यूचर की डिमांड जैसे बढ़ेगी आपको बेटर प्राइस मिलेगा, बेटर स्प्रेड मिलेगा। इन अ वोलेटाइल मार्केट अगेन एज अ सेड, आपको मल्टीपल इन आउट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आज आपने 10 रुपए पे आर्बिट्राज इनिशिएट किया, कल मार्केट गिर गया तो स्प्रेड 2 रुपया हो गया, आपने एग्जिट कर दिया, परसों वापस 9 रुपए पे आपको एंटर करने का मौका मिल गया। So in a volatile market, you get multiple in-out opportunity. In a bull market, you get very good spread. Only in bear market, जहाँ पे मार्केट 10, 15, 20% डाउन है, जहाँ पे कोई भी लेवरेज नहीं करना चाहता, कोई भी मार्केट पे लॉन्ग नहीं जाना चाहता, दैट इज द प्लेस, दैट इज द सिनारियो, दैट इज द काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे आर्बिट्राज के रिटर्न लिक्विड फंड के नीचे चले जाते हैं। पोस्ट टैक्स लिक्विड के आसपास रहते हैं, लेकिन प्री टैक्स लिक्विड से भी नीचे चले जाते हैं। ओके। एंड व्हेन यू सेड इन बिटवीन वोलेटिलिटी आती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप स्क्वायर ऑफ करते हो, सो आप दोनों भी, मतलब कैश पोजीशन और फ्यूचर दोनों स्क्वायर ऑफ करते हो या एक ही? यस यस। तो इसमें कैसा, देखिए, जैसे मुझे 30 दिन का महीना है, मुझे 10 रुपया कमाना था, 1250 से 1260, 30 दिन में मुझे 10 रुपया कमाना था। अगर पहले 5 दिन में स्प्रेड 10 रुपए वाला गिर के 1 रुपया हो गया, मतलब 5 दिन में 9 रुपए कमा लिए, अब बचे हुए 25 दिन में मैं 1 रुपया ही कमाऊंगा, तो मैं 25 दिन पोजीशन होल्ड क्यों करूं? मैं कैश बेच दूंगा, फ्यूचर खरीद लूंगा, पोजीशन जीरो। ये पैसा सीबीएलओ में भी डाल दूंगा, ट्रेप्स में भी रख दूंगा, या डेट में भी डाल दूंगा, तो भी 1 रुपए से तो ज्यादा ही कमाऊंगा। सो आई विल एग्जिट द अपॉर्चुनिटी, एग्जिट दैट ट्रेड, और या तो स्टॉक ए से स्टॉक बी, स्टॉक सी, स्टॉक डी शिफ्ट करूंगा। और अगर किसी भी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो पैसा मेरा ट्रेप्स में चला जाएगा, वहां पे मुझे 6.5 7% जो ट्रेप्स में मिलता है, वो रिटर्न तो फिर भी मुझे मिल ही जाएगी। Fantastic. So the arbitrage fund manager has to be essentially a street smart person, जो अपॉर्चुनिटी मिले मे बी एग्जिट भी कर ले या नए से कोई पोजीशन भी ले ले, दैट यू हैव। बट टेल मी सर, ये जो एल्गो ट्रेडिंग वगैरह यूज होता है बाय लार्ज इंस्टीट्यूशंस, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द स्प्रेड्स अवेलेबल? डज इट इंक्रीज द स्प्रेड और रिड्यूस द स्प्रेड? सो ऑल ओवर ट्रेड्स, आर्बिट्राज फंड में हम जो भी ट्रेड करते हैं, 95% ऑफ द ट्रेड्स आर एल्गो ड्रिवन। ओके। हमारे जितने भी ट्रेड होते हैं, जो आप देखते हो एफिशिएंट मार्केट की कैश और फ्यूचर साथ में चलता है, वो हमारे देश से आर्बिट्राजर्स की वजह से ही होता है। तो कंटिन्यूस बेसिस पे पूरे एल्गोस लगा के रखे हुए रहते हैं, कि कहीं पे भी वो डिस्पैरिटी दिखे, कि अगर नॉर्मल इंटरेस्ट रेट समझो 7% है, किसी भी स्टॉक में 7 का 7.5 का भी स्प्रेड दिख जाए, इमीडिएटली हमारा वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके। एंड इतने सारे लोग इतने सारे एल्गोस लगा के रखते हैं, कि वो 7 का 7.1 भी होना डिफिकल्ट है, 7.5 तो दूर की बात है। ओके। ओके। सो एंटायर ट्रेड्स आर एल्गो ड्रिवन। हम लोग खुद के ट्रेड खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, सारे ट्रेड ब्रोकर के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं, और हर ब्रोकर ने वो एल्गोज सिस्टम पूरे बना के रखे हुए हैं, जो कंटिन्यूस बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज हंट करते रहते हैं। जहां पे भी उनको, जैसे मैंने कहा, स्टॉक ए में स्प्रेड 30 बेसिस पॉइंट हो गया, और स्टॉक बी में 70 बेसिस पॉइंट है, मेरा स्टॉक ए से स्टॉक बी में शिफ्ट करने का खर्चा जो ब्रोकरेज एसटीडी में पे करता हूं, समझो कि वो 29 बेसिस पॉइंट है। स्टॉक ए से स्टॉक बी में शिफ्ट करके अगर मुझे 40 बेसिस पॉइंट मिल रहा है, मैं खुशी खुशी 29 बेसिस पॉइंट खर्चा करके वो 40 बेसिस पॉइंट की अपॉर्चुनिटी पकड़ लूंगा, क्योंकि पोस्ट कॉस्ट मुझे 11 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो वी कंटिन्यूस बेसिस पे हमारे नॉर्मल हो गए, उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो साल का
1500% से लेके 200%, 2000% होता है। ओके। इतना ज्यादा हम लोग स्टॉक ए से स्टॉक बी से स्टॉक सी काफी फ्रीक्वेंटली चर्न करते रहते हैं। कुछ भी नहीं करूंगा तो रोल ओवर तो मुझे करना ही है, जैन टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल तो मुझे करना ही है। 75% ऑफ द पोर्टफोलियो साल में 12 बार तो मुझे घुमाना ही है। तो 900% टर्नओवर तो मेरा बाय डिफॉल्ट होना है। ओके। प्लस डेट में जो 25% पोर्टफोलियो है, जहां पे मैं 3 महीने का ड्यूरेशन लेके चलता हूँ, साल में 4 बार वो भी सफल होना है, क्योंकि हर क्वार्टर में पोर्टफोलियो रिबैलेंस होगा। तो 100% वो, तो 1000% टर्न ओवर तो नॉर्मल आर्बिट्राज फंड में बगैर कोई एक्टिविटी के आप आए, खाली महीने में एक दिन रोल ओवर करके चले गए, तो भी आपका 100% टर्न ओवर होता है। लेकिन अगर आप देखोगे अच्छे आर्बिट्राज फंड का टर्न ओवर 1500 से 2000, ओके। इतना एक्टिवली वो लोग ट्रेड करते हैं। ओके। और आपने बताया कि बुल फेज एंड द साइडवेज मार्केट आर द बेस्ट, बट देन विद इन द मंथ ऐसा कोई पर्टिकुलर पीरियड होता है कि फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट वीक, व्हेन इज अ गुड टाइम टू एंटर एन आर्बिट्राज फंड, एंड इफ समवन वांट्स टू एग्जिट, व्हेन इज द आइडियल टाइम टू एग्जिट द फंड? सो इसमें सी, इफ यू आर कमिंग फॉर लॉन्ग टर्म, जब हम लॉन्ग टर्म कहते हैं आर्बिट्राज में, लॉन्ग टर्म मीन्स एनीथिंग अबाउट 3 मंथ। आप 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए आ रहे हो, सो इट डजेंट मैटर यू कम ऑन फर्स्ट, सेकंड, 10, 15, 20, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ यू आर कमिंग फॉर शॉर्ट टर्म विच इज 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ, इन दैट सिनेरियो आइडियली वी प्रीफर आप एक्सपायरी वीक में एंटर करो और एक्सपायरी वीक में ही एग्जिट करो। ओके। या बिकॉज एज आई सेड, मार्क टू मार्केट का जो फिनोमिना है वो काफी क्रिटिकल होता है एक्सपायरी के दिन पे। तो कभी रिटर्न आपके फेवर में जाते हैं, कभी रिटर्न आपके अगेंस्ट में जाते हैं। आप बाकी के दिन देखोगे तो किसी महीने में अगर आप 1 तारीख को एंटर किए और उसी महीने की 15 तारीख को आपने एंटर किया, तो आपके रिटर्न 7% से लेके 2% के बीच में कहीं भी आ सकते हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ स्प्रेड। बट इफ यू कम फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, आपके स्प्रेड में 25-30 बेसिस पॉइंट से बड़ा फर्क नहीं होगा। ओके। Okay. And sir, a lot of times, a lot of stocks go in FNO ban because of a lot of trades in the future, or maybe with some technical reason वो ban में चले जाते हैं, not for any negative reason, but still it goes under future and option में. So does it impact your holding in that particular stock? यस, अगर कोई स्टॉक एफएनओ बैन में चला जाता है, देन वी कैन नॉट रोल ओवर दैट स्टॉक। Oh, नॉर्मली जैसा मैंने कहा, मैं जैन से फेब, फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल, स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहता है, फ्यूचर हर महीने रोल ओवर होते रहता है। लेकिन कोई स्टॉक अगर बैन में चला गया तो मैं उसको रोल ओवर नहीं कर सकता। सेकंड, अगर कोई स्टॉक बैन में चला जाता है तो उसमें मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, एज okay. अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। नॉर्मल स्टॉक पे अगर आप 20 से 25% मार्जिन भर रहे हो, कोई स्टॉक बैन में चला गया, तो उसका मार्जिन गोज अप टू 50, 60, 80, एज आई एज 100% ऑल्सो। तो आपका वो थोड़ा रिलेटिव बेसिस पे आपका कॉस्ट ऑफ कैरी बढ़ गया। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, आप रोल ओवर नहीं कर सकते, तो आपको कंपलसरी स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, कंपलसरी एक्सपायर करना पड़ता है पोजीशन। रिस्क वाइज कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका वर्स्ट केस क्या है, शॉर्ट फ्यूचर पड़ा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप समझो भूल गए ट्रेड करना, क्योंकि स्टॉक बैन में था, आपने देखा ही नहीं। ऑटोमेटिकली आपका शॉर्ट फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा, उसके अगेंस्ट जो आपकी डिलीवरी थी, वो डिलीवरी एक्सचेंज को चली जाएगी, तो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। पर आपको फिर वो स्टॉक, एक स्टॉक आपका निकल गया, तो आपको दूसरे स्टॉक में पोजीशन इनिशिएट करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपका इक्विटी 65 के नीचे जाने का रिस्क रहता है। Okay. तो आपका वो ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ गया, क्योंकि आपको स्टॉक ए कंपलसरी बाहर निकलना पड़ा और स्टॉक बी में कंपलसरी एंटर करना पड़ा। और ये स्क्वायर ऑफ एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, या जिस दिन बैन में आ गया कभी उस भी, दिन? कभी भी नहीं, नहीं, वो आपके ऊपर है, आपको जब करना है। कुछ भी नहीं किया, आप भूल गए, तो लास्ट दिन पे ऑटोमेटिकली हो Okay. जाएगा। और उसके बीच में अगर आपको पहली अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आप पहले भी कर सकते हो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Okay, okay. And recently, I think some 45 new stocks were added, I think 2 months back. So is it a good thing for arbitrage because you have more stocks to मतलब जहाँ पे तो आप? आर्बिट्राज इज प्योरली अ गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Okay. नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए, मतलब फ्यूचर की डिमांड बढ़ गई। फ्यूचर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि पहले 180 स्टॉक में लोग फ्यूचर खरीदते थे, अब 225 स्टॉक में लोग फ्यूचर खरीदेंगे। तो डिमांड बढ़ गई, एज अ सप्लायर आपके लिए बेटर हो गया। अब अगले महीने से 16 स्टॉक एफएनओ से बाहर निकल रहे हैं, 16-17 स्टॉक एफएनओ से बाहर निकल रहे हैं। तो डिमांड उतनी कम हो जाएगी, आपके लिए उतनी अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, आपके स्प्रेड्स पे उतना इंपैक्ट आएगा। सेम चीज, एयूएम 2,40,000 करोड़ हो गया। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एयूएम 80,000 करोड़ होता था। मार्च 2023 में 80,000 करोड़ था, आज 2,40,000 करोड़ हो गया। एयूएम बढ़ गया, मतलब सप्लाई बढ़ गया। सामने स्टॉक्स अगर नहीं बढ़े रहते, नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बढ़े रहते, ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहता, और सप्लाई बढ़ गया रहता, तो ऑटोमेटिकली हायर सप्लाई वुड हैव लेड टू लोअर स्प्रेड, क्योंकि स्प्रेड पे प्रेशर आ जाता। तो हर एक चीज को आपको डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखना है। बुल मार्केट आ गया, फ्यूचर की डिमांड बढ़ गई, आपके स्प्रेड्स इंप्रूव हो गए। बेयर मार्केट में फ्यूचर की डिमांड कम हो गई, आपका सप्लाई बढ़ गया, ऑटोमेटिकली आपका स्प्रेड्स कोलैप्स हो गया। सेम चीज, एयूएम अगर बढ़ गया और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रही, खाली एयूएम बढ़ते गया, तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड कम हो जाएगी। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और एयूएम अगर गिर गया,
तो आपके स्प्रेड्स बढ़ जाएंगे। सो इट इज द सेल्फ करेक्टिंग कैटेगरी। ओके। जब रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग इसमें पैसा डालते हैं। जब बहुत सारा पैसा इसमें आ जाता है ऑटोमेटिकली स्प्रेड थोड़े कम हो जाते हैं। जैसे स्प्रेड कम हो जाते हैं रिडेम्पशन आना स्टार्ट होता है और वापस से फिर स्प्रेड्स इंप्रूव हो जाते हैं। सो इट इज द सेल्फ करेक्टिंग कैटेगरी। ओके ओके। बट सर ये एक यू सेड दैट आर्बिट्राज कॉर्पस, टोटल कॉर्पस जो 80,000 करोड़ का था वो 2,40,000 करोड़ बन गया, बट दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट के द फाइनेंस मिनिस्टर इंक्रीज द टैक्सेशन ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो आर्बिट्राज में भी है। सो पहले जो 15% था अभी 20% हो गया फॉर शॉर्ट टर्म। ये फैक्ट होने के बावजूद आप बोल रहे हो कि आर्बिट्राज का कॉर्पस बढ़ रहा है, सो यू आर सीइंग मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स स्टिल कमिंग इनटू आर्बिट्राज फंड्स। सी दिस लाइक यू हैव टू लुक एट रिलेटिव बेसिस। सामने आप देखिए आपके डेट में क्या हुआ, आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट चला गया। हम्म। तो आर्बिट्राज में भले 20% टैक्स भर रहे हो आप, बट स्टिल शॉर्ट टर्म टैक्स इन डेट नाउ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इज योर मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, विच फॉर मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट विल बी 35 to 39%। राइट। आर्बिट्राज में यू आर स्टिल पेइंग 20% प्लस सरचार्ज और एडुकेशन सेस जोड़ के आप 22-23% भर रहे हो, कंपेयर टू 35-39% इन योर लिक्विड फंड। सो 15-16 एडवांटेज पहले 25% का था, अब घट के 15% का हो गया, 16% का हो गया। बट 16% ऑल्सो इज अ ह्यूज नंबर व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट जहां पे आप रिटर्न ही 7% कमाने की सोच रहे हो। 7% पे लिक्विड भी साथ दे रहा है, आर्बिट्राज भी साथ दे रहा है। टैक्स में दोनों के ऑलमोस्ट 15-16% का फर्क है, विच इज ऑलमोस्ट 1% गैप। So ओके। that's why category will keep on seeing flow till the time relative basis you are outperforming liquid and other short term investment avenues like liquid money market overnight। तो आपको बेनिफिट मिलते रहेगा। ओके ओके। Fantastic. And sir, does this also mean that arbitrage is more suitable for people in the highest tax bracket only? मतलब people in the ultra HNI 30, 35, 40%, Yes. even See, corporates. short term capital gain tax now is 20%. So those who are in 10 and 20% tax slab, उनका fixed income का taxation is better than 20% short term capital gain tax. Right, If you are ready to invest for more than 1 year, तो आपका टैक्स 12.5% हो जाएगा आर्बिट्राज में। So in that scenario, you are better than 20% taxation also. right, right. Your fund is, sir, one of the most consistent funds in the arbitrage category I've been seeing for years. What is the reason that you are doing differently from most other funds? See, I joined Edelweiss in 2008, and as you have seen in my biodata in the beginning, I have started my career as an arbitrager. Edelweiss as a group, it is not only me, but Edelweiss as a group, it is in our DNA because Edelweiss as a group is more popular for derivative trading, special situation trading, arbitrage trading, and the experience which we got in the initial year when we have worked with Edelweiss prop team, that is something which has helped us to, you can say, have that higher consistency compared to any other player in the industry। सिर्फ एडलवाइज ही नहीं, अगर आप इंडस्ट्री के बाकी के बड़े बड़े फंड भी देखोगे, वहां पे भी जो फंड मैनेजर है दे आर एक्स एडलवाइज म्यूचुअल फंड एम्प्लॉइज। तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि एडलवाइज के डीएनए में स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। नॉट ओनली फंड मैनेजर, अगर आप ब्रोकिंग साइड में भी अगर आप देखोगे, ज्यादातर ब्रोकिंग हाउस के जो डेरिवेटिव के हेड है Okay. वो भी ज्यादातर लोग आपको एडलवाइस के एक्स एम्प्लॉय दिखाई देंगे। सो दैट Okay. क्लियरली शोज दैट एडलवाइस हैव अ ह्यूज एडवांटेज कंपेयर टू ऑल अदर फंड हाउसेस एज फार एज डेरिवेटिव ट्रेडिंग एंड आर्बिट्राज इज कंसर्न। और वही चीज आपको हमारे परफॉर्मेंस से भी रिफ्लेक्ट होती है। वही चीज आपको जो बाकी की जगह पे भी एडलवाइस के लोग आर्बिट्राज संभाल रहे हैं, वहां पे भी उनसे पहले और उनके बाद में जो डिफरेंस आया है वो आपको वहां पे भी समझ में आ जाएगा। Certainly, certainly. I can certainly vouch for that thing कि your fund is one of the most consistent top quartile में रहने वाला arbitrage fund है. Sir, for a new investor into arbitrage, does he get some understanding कि exactly कितना return रहेगा? मतलब because as a fund manager you know what spreads you're going to get. So is there a communication which happens to the investor? So after every expiry, all fund houses release one expiry note in which they normally mention what is the rollover spread। रोल ओवर 50 बेसिस पॉइंट पे हुआ है, 60 बेसिस पॉइंट पे हुआ है, 70 बेसिस पॉइंट पे हुआ है, वी कम्युनिकेट दैट एंड देन यू हैव टू जस्ट एनालाइज दैट नंबर। तो आपको पता चल जाएगा। जैसे फिक्स इनकम में पहले हुआ करता था, लोग वाईटीएम पूछते थे, या एफडी में आपको पता होता है कि मेरी एफडी का इंटरेस्ट रेट क्या है। यहाँ पे मंथली बेसिस पे आपको पता है कि मेरे रोल ओवर का स्प्रेड क्या है। देन यू डू द सिंपल मैथ्स की 70% पोर्टफोलियो आर्बिट्राज में है, रोल ओवर स्प्रेड 60 बेसिस पॉइंट था, एनुलाइज करोगे तो 7.2% हो गया। और डेट का पोर्टफोलियो तो जैसे मैंने कहा काफी स्टैटिक होता है, शॉर्ट टर्म होता है, तो उसके जो लिक्विड फंड के रिटर्न है वही रिटर्न आप पकड़ लोगे। तो आपको पता है कि 70% पोर्टफोलियो पे 7.2% मिलेगा, 30% पोर्टफोलियो पे 7 मिलेगा, तो ब्लेंडेड इट विल बी अराउंड 7.15। तो आप उससे एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हो विच इज मोर और लेस इन लाइन विथ जो एक्चुअल रिटर्न आते हैं। Okay, okay. तो Thanks एवरी a मंथ lot. यू गेट दैट एक्सपायरी नोट इमीडिएटली ऑन फ्राइडे, थर्सडे को एक्सपायरी होती है। जैसे 30 तारीख को एक्सपायरी होगी, 31st को आपको वो नोट मिल जाएगा। Oh, okay.
Thanks a lot, sir. I think it was quite insightful. A lot of things were new to me, even though I have been into this profession for almost 19 years. But then a lot of things were really fascinating for me also to understand on the arbitrage side. Thanks a lot for sparing time and sharing your experience, your insights on the way you managing arbitrage fund. Maybe I would really like to connect with you again for the balance advantage. I think I've met you in Pune, and the way you explained the way you're managing the balance advantage fund, I think it's quite fascinating. So maybe not today, but maybe some other day we'll certainly love to Sure. connect with you. Sure. Definitely. We will have another call for a balance advantage fund. Once again, thanks for giving us this opportunity. Thank you. Have a great day. Thank you, Bhavesh Yeah. sir. Thank you, Nishad, for arranging this. Thanks a lot. Thanks. Bye.